हम्म। देखो, यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? यूट्रॉफिकेशन होता है एजिंग ऑफ लेक। एजिंग ऑफ लेक क्या हो गया कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं किसी भी एक वाटर सोर्स में, जैसे कि पाउंड हो गया, लेक हो गया, ओशन हो गया, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये ये बायो मैंने हाँ, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन हमारी डिमांड कोई होती है। एक ज्यादा होगी बाकी कम। हाँ, अब क्या चक्कर है, क्या कर, कोई भी एक ऐसे रिवर है जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल कम है, जहाँ पे ना बिल्कुल पानी साफ है, क्लियर है, तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होगी क्वांटिटी। ठीक है, मान लेते हैं कि डाइवर्सिटी। वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारी क्या, वो ठीक है। डीओ क्या हो गया? डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हमारी बिल्कुल ठीक है। बट जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो हमारी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि हमारे उस जो वाटर सोर्स है उसके अंदर जो अंदर की तरफ, मतलब 5 मीटर 10 मीटर के आसपास जो हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे जो क्या है, हमारे जो रहते हैं कौन से प्लांट्स वगैरह। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 5-10 मीटर के अंदर जो हमारी सनलाइट है वो आराम से चली जाती होगी, उसको अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी ना, क्योंकि हमारी सनलाइट आराम से 5-10 मीटर तक पेनिट्रेट कर जाती है। और जो हमारे अंदर प्लांट्स हैं पानी के अंदर, वो यही यूज़ करते हैं क्या? सनलाइट को हम्म। यूज़ करते हैं और अंदर प्रिपेयर करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और खाना तो प्रिपेयर करते ही हैं, एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर ना CO2 है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाना बनाने के लिए अपनी CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस पानी में ऑटोमेटिकली ना डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पानी में ना जो हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कमी नहीं आने वाली है। और जब हमारे उधर से अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने वाली है तो आराम से स्पीशीज थ्राइव करेंगी। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे स्पीशीज जितनी भी रहती हैं सबको मिला के ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी कितनी है? मान लेते हैं 10 है। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी 10 है, पानी बिल्कुल क्लियर है, अंदर जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, तो हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन मान लेते हैं 20 होगी। अभी भी 10 जो कोई भी यूनिट मान लेते हैं, हमारी अगर इतनी एक्स्ट्रा हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली बात है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो सिंपल 10 है, तो आराम से स्पीशीज थ्राइव करेंगी, नहीं है। survive करेंगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम्म। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्या हो जाता है कभी कभी, ड्यू टू सम रीजंस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम कैसे होती है उसको हम दिखाएंगे आपको इसके थ्रू। हम्म। ये बिल्कुल क्लियर वाटर सोर्स है, ये बिल्कुल जब क्लियर वाटर सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है इस टाइम ना इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, ऊपर इसके एल्गी वगैरह नहीं है, श्योर। कुछ नहीं है। और इसके अंदर, रिचनेस। हाँ, जो इसके अंदर ना 5 से 10 मीटर के आसपास कोई भी अंदर प्लांट वगैरह लगे होंगे वो सनलाइट का यूज़ कर रहे होंगे, वो सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी सक इन कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ना यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन हमेशा क्या रह रही है, जितनी चाहिए क्वांटिटी में हमारे पास रह रही है। ठीक है, तो सर्वाइवल, स्पीशीज के सर्वाइवल में कोई खतरा नहीं आ रहा है। बट अब हम मान के चलते हैं कि इसको मान लेते हैं ये खतरा है। और यहाँ पे एक फार्मर रहने के लिए आया। जब फार्मर यहाँ पे रहने के लिए आया, उसने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया, क्योंकि उसको खेती तो करनी पड़ेगी। जब वो एग्रीकल्चर करने आया, यहाँ पे खेती करने आया, तो उसको चाहिए था सिर्फ 10 kg उसको यहाँ पे फर्टिलाइजर डालना था, तो आराम से उसकी खेती आराम से हो जाती। पिछले वर्ष के। हाँ, बट वो हमारे इंडियन किसान है, उनको लगता है जितना ज़्यादा हम फर्टिलाइजर डालेंगे उतनी ज़्यादा हमारी खेती होगी, तो उसने क्या कर दिया, 30 kg फर्टिलाइजर डाल दिया, 20 kg एक्स्ट्रा बिना मतलब डाल दिया। अब क्या होने वाला है कि जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर है, जब बारिश होगी अगली बार ना, क्योंकि इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ना सॉइल, जितनी उसको डिमांड है वो उतना एब्जॉर्ब करेगी, बाकी उसके ऊपर ही रहेगा सरफेस में। और नेक्स्ट टाइम जब बारिश आएगी ना, वो फर्टिलाइजर कहाँ चला जाएगा, इस पानी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक? अगर जो फर्टिलाइजर पानी के ऊपर आ रहा है,
तो यहाँ पे पहले छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स रह रहे थे, तो उनका जितने वो थोड़े पैदा होते थे नीचे से उनको आ गया स्कीरा वाले। ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पे प्लैंक्टॉन्स थे, उनको जितनी उनकी ग्रोथ कम थी क्योंकि उनको उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलते थे। ठीक है, तो अब जो थोड़े बहुत प्लैंक्टॉन्स पैदा होते थे उनकी ग्रोथ अरे आएगी, हॉटस्पॉट बताऊंगा आगे में, बिल्कुल हॉटस्पॉट में अलग से बताऊंगा ना। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है। दिख रही है। 2 मिनट रुक जाओ ना यार, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको गूगल आगे पूरा मीट वाले की बताऊंगा। आवाज आ रही है तेरी, बिल्कुल नहीं आ रही। ओके ओके, नहीं यार ये शायद पहले वाली रिकॉर्डिंग है तभी हमने नहीं कुछ बोला। जस्ट दो मुझे कोई प्रॉब्लम है साउंड के रिलेटेड? अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे बता सकता है कि प्रॉब्लम है साउंड के रिलेटेड? लेके चलते हैं कि ठीक ही होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो वो गूगल मीट को ये ज्वाइन कर सकता है। मैंने यहाँ पे नीचे ये जो लिंक डाल दिया है, ये आपको लिंक दिख रहा होगा गूगल मीट का, आप यहाँ पे आके मुझसे क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछ सकते हो। और ऑन द सेम टाइम अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, जो किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको ज्वाइन करके मेरे को बता सकते हो। ठीक है, वापस आ जाते हैं किसमें, इसी में। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो प्लैंक्टॉन्स थे उनको क्या किया, मछली वगैरह खा लेती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं थी, उनको इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उनके पास नहीं था। तो अब क्या हो गया, ये फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा आ गया यहाँ पे, तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़नी शुरू होगी। अब जब इनकी ज़्यादा ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी तो इस पूरे सरफेस को किससे कवर कर देंगे, किससे कवर कर देंगे इसको, प्लैंक्टॉन से। अब इसको जब वो प्लैंक्टॉन से क्या कर देंगे, कवर हो जाएगा, तो जो नीचे वाला पोर्शन था पानी का, जो पानी का, वैसे आवाज ठीक आ रही है, हम्म, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है ना? ओके ओके। हम्म। देखो जब प्लैंक्टॉन्स ना आ जाएंगे कहाँ पे, ऊपर पूरा इसको कवर कर लेंगे, पर जो पानी के गहराई में जो 5 मीटर 6 मीटर या 10 मीटर के आसपास हमारे जो अंदर प्लांट्स थे, मैरीन प्लांट्स थे, जो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहे थे, अपना खाना प्रिपेयर कर रहे थे, और एट द सेम टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को सक इन कर रहे थे, ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे। उनके पास नीचे सनलाइट अब नहीं पहुंच पाएगी, क्यों, क्योंकि इस पूरे एरिया को कौन कवर कर चुका है, ऊपर वाले को प्लैंक्टॉन्स कवर कर चुके हैं। ये देखो जैसे ही आपको दिख रहा होगा, प्लैंक्टॉन्स ने क्या किया, इस पूरे एरिया को कवर कर दिया। प्लैंक्टॉन्स ने क्या किया हुआ है, धीरे धीरे इस पूरे एरिया को क्या कर दिया, कवर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब नीचे तक ना, जो नीचे प्लांट्स थे उनके पास क्या नहीं पहुंच पा रही है, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। और जब नीचे प्लांट्स के पास सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है तो क्या होगा, उनके पास फोटोसिंथेसिस नहीं अब वो कर पाएंगे। अब जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो एक तो वो जितनी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको वो सक इन नहीं कर पाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और ऑन दी अदर हैंड वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाएंगे, ना वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर पा रहे हैं, और ना ही ऑक्सीजन को रिलीज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले हमारी जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी थी, 20। आगे यूनिट क्वेश्चन डाल रहे, सिर्फ एक न्यूमेरिकल टर्म में लेके चलें ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। अगर मान लेते हैं कि इस पानी में कितना ऑक्सीजन थी, 20, बट, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल रही है, हर चीज़ चल रही है, नीचे वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बट जैसे ही ऊपर से एल्गल ब्लूम आ गया, ऊपर से वो कवर होना शुरू हो गया, अब नीचे ज़्यादा नीचे सनलाइट जा नहीं रही है, तो अचानक क्या हो जाएगा कि थोड़ी बहुत ना जो हमारे नीचे प्लांट थे, जो जिनके तक नीचे पहुंचे थे सनलाइट, और वो क्या प्रिपेयर कर रहे थे, फूड प्रिपेयर कर रहे थे, ऑन द सेम टाइम वो क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। अब वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाएंगे। अब जैसे वो ऑक्सीजन रिलीज ना करेंगे तो यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन ना, यहाँ पे कितना था, 20, यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितना रह जाएगा, 10 के आसपास रह जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो ऑन फर्स्ट पहली बात तो क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं रहे, और ऊपर से वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे। जैसे ही वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे
तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी उस एरिया में, कम हो जाएगी। अब वो कितनी हो गई है, 10 हो चुकी है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे जो प्लांट थे उनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो भी उनकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात उनकी डेथ हो जाएगी। और जब उनकी डेथ होगी तो उनकी डेड बॉडी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिकम्पोज। जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा रिलीज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी जो भी है, प्लांट्स हैं जो उनकी बॉडी, कल मैंने आपको बताया था कि किससे बनी है, कार्बन वगैरह से, मटेरियल भी से ही बनी है। तो जब वो डिकम्पोज होगी तो ऑब्वियसली बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा रिलीज करेगी। अब एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख नहीं रही, दूसरा वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, और तीसरा वो एक्स्ट्रा क्या करना शुरू हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करना शुरू हो गए। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ना, जो 10 था ना, इससे हट के अब कितना रह जाएगा, 4। मैं नंबर लेके चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितना था, 20। डिजॉल्व ऑक्सीजन 20 था, और डिमांड कितनी थी, सिर्फ कितनी, 10 के आसपास। क्योंकि ऑर्गेनिज्म की डिमांड ज़्यादातर, अगर सेम ऑर्गेनिज्म है तो कितनी डिमांड चेंज होगी, डिमांड आसपास ही होगी। अब देखो यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 20 डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारे पास एक्स्ट्रा थी, डिमांड हमारे पास कम थी। यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई, अब 10 हो गई है, और डिमांड भी हमारी कितनी है, 10। अब देखो जितनी हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन बची है, डिमांड भी हम उतनी ही है। बट अब यहाँ पे डिमांड कितनी है, 10, बट हमारे पास बची कितनी है, 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास हमें ऑक्सीजन चाहिए थी, अब वो नहीं होगी तो मैरीन ऑर्गेनिज्म भी मरना शुरू हो जाएंगे। पहले सिर्फ कौन मरा था, जो अंदर प्लांट्स वगैरह थे, लेकिन अब जो फिश वगैरह होंगे, जो और एनिमल्स वगैरह रहते हैं, वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। जब वो मरना शुरू होंगे, उनकी बॉडी जब डिकम्पोज होगी तो वो और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और ज़्यादा कम होगी। जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन और कम हुई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसकी वजह से सिर्फ ये जो ऊपर एल्गल ब्लूम आ गया ना, जिसने ऊपर वाला एरिया पूरा कवर कर दिया, ताकि नीचे ना लाइट ना पहुंच सके, नीचे फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हो, नीचे वो क्या ना कर सके, अपना फूड प्रिपेयर ना कर सके। उसे हम क्या कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन। उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन। देखो यूट्रॉफिकेशन ना एक क्या नेचुरल प्रोसेस है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेती है होने में। क्यों, क्योंकि ओलिगोपोली, अब देखो, सॉरी ओलिगोपोली नहीं, ओलिगोट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको क्या बताया था, ओलिगोट्रॉपिक क्या होती है, जहाँ पे पानी बिल्कुल क्लियर था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम थी आपकी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी बहुत कम थी, मान लेते हैं वही अभी जो हमने पीछे एग्जांपल ली 10 है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो नीचे हमारे प्लांट्स वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को सकिंग कर रहे हैं और हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे 20 थी। लेकिन अब धीरे धीरे मेसोट्रॉपिक बना, मेसोट्रॉपिक क्या बना, ऊपर एल्गल ब्लूम आना शुरू हो गया, नीचे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी भी मान लेते हैं 10 ही है, लेकिन अब डिजॉल्व ऑक्सीजन से कितना बचा हमारे पास, 10 के आसपास। जितनी डिमांड है उतनी हमारे पास सप्लाई हो रही है। बट अब और ज़्यादा क्या होना शुरू हो गया, उस एरिया में क्या होना शुरू हो गया, उतनी ही ज़्यादा एल्गल ब्लूम आना शुरू हो गया। जितना ज़्यादा एल्गल ब्लूम आ रहा है तो उस एरिया को और कवर करेगा, नीचे मास डेथ होनी शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि नीचे ज़्यादा उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी भी कितनी है, 10 है, लेकिन अब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो सिर्फ कितनी बची है, 4। अब वो ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 की डिमांड है और हमारे पास सिर्फ 4 प्रेजेंट है, तो इतनी पूरी नहीं हो पाएगी, तो कोई ना कोई स्पीशीज़ को मरना पड़ेगा। जब वो स्पीशीज़ मरेंगी, जैसे ही वो मरेंगी तो वो डिकम्पोज होंगी, तो और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगी। जितनी ज़्यादा वो और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं ओलिगोट्रॉपिक से यूट्रॉपिक में आना। यूट्रॉपिक क्या हो गया, जिसमें ना एक रिवर, जो हेल्दी रिवर थी, वो खत्म हो गई है, उसे हम क्या कहते हैं, यूट्रॉपिक। वो ये सिंपल सा टॉपिक ये था। देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको दिख रहा है क्या, फर्टिलाइजर रन ऑफ करता है, रन ऑफ करेगा, यहाँ पे एल्गी आ गई है, एल्गी नीचे फिश सफोकेशन होगी। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं रही है, जब फिश सफोकेशन होगी और मरना शुरू होगी, जितना ज़्यादा मरना शुरू हो जाएंगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी बढ़ेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। देखो
बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी नाम में ही लिखा है बायो, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी के कितनी ज़्यादा उसमें वो डाइवर्स है। अब देख सकते हैं हम सिर्फ ह्यूमंस की एग्जांपल अगर लेके चलें बाई चांस, ह्यूमंस जो हमारे अफ्रीका में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो अमेरिका में रहते हैं उनका वाइट कलर होता है, इंडियंस में उनका ब्राउन कलर है, ठीक है। सॉरी, अफ्रीका में जो रहते हैं उनका कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है, हमारा ब्राउन कलर है। अमेरिका में जो रहते हैं उनका वाइटिश कलर है। इनके नॉस्ट्रिल्स ज़्यादा बड़े होते हैं। इंडियंस में हमारी हमारी हाइट थोड़ी कम है, हमारी करली थोड़े हल्के से के हेयर होते हैं। जहाँ अगर हम नॉर्थ की तरफ चले जाएँ हमारे थोड़े करली हेयर है, और हम अगर साउथ की तरफ चले जाएँ तो हमारे काफ़ी स्ट्रेट हेयर होते हैं। मतलब हर जगह हमारी में थोड़ी थोड़ी क्या आ रही है, डिफरेंस आ रहे हैं हमारे में। हमारी बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं, हमारे रेशियल फीचर चेंज होते हैं। जैसे अफ्रीका की एग्जांपल है तो उनके नॉस्ट्रिल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े, और अगर हम मोंगोलैंड की एग्जांपल है, मतलब चाइनीज़ की एग्जांपल है, तो उनकी आंखें थोड़ी पतली होती हैं और थोड़ी बंद टाइप रहती हैं। ये उनका क्या हो गया, रेशियल फीचर। मतलब उनकी स्पीशीज, विद इन द स्पीशीज भी उनमें क्या डाइवर्सिटी है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी बात कर रहे हैं, ऑल सोर्स ऑब्वियसली बात है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, मतलब लैंड में जो रहते हैं। मैरीन ऑब्वियसली बात, ओशन की बात करें, और अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम। अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होगी, जैसे कि हम मान लो कि रिवर होगी, लेक्स होगी, कोई भी अगर इकोसिस्टम है जहाँ पे अगर पानी है तो हम उसके क्या कहेंगे, उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम। हर जगह ना डाइवर्सिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है, इंक्लूडिंग डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज। अभी ह्यूमंस की हमने बात की, अफ्रीका में अलग रहने वाले की स्पीशीज में अलग अलग फीचर्स हैं, इंडिया में रहने वाले के अलग फीचर्स हैं, यूरोप में रहने वाले के अलग फीचर्स हैं। बिटवीन स्पीशीज ऑब्वियसली बात है, एक तरफ अगर मैं टाइगर लेके चलूँ, दूसरी तरफ मैं डॉग लेके चलूँ, इन दोनों के बीच ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, ये उसकी सिंपल सी डाइवर्स डेफिनेशन है कि बायो, बायो मीन्स लाइफ, और उसकी डाइवर्सिटी क्या है। जो एक स्पीशीज में भी डाइवर्सिटी हो सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में तो डाइवर्सिटी होती ही होती है, आपको पता ही होना चाहिए। ये आपको सिर्फ नाम याद रखना, अगर रखो नाम याद तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स कौन कौन से, एक होती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी होती है आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरी होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। शुरुआत करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी से। जब भी मैंने सिंपल से आपकी जो एग्जांपल ली थी ह्यूमंस की, ह्यूमंस अर्थ में ना हर डिफरेंट डिफरेंट जगह जो रह रहे हैं सबके फीचर सेम नहीं है, उनकी जेनेटिक्स के अलग है, ठीक है। उनमें डिफरेंट डिफरेंट जगह वो रहते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, जो अफ्रीका में पीपल रहते हैं उनके करली हेयर होते हैं, ब्लैक कलर के उनका स्किन है, उनके नॉस्ट्रिल्स काफ़ी बड़े होते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है। ऑन दी अदर हैंड हम मंगोलाइड अगर लेके जाए, चाइनीज़ पीपल लेके चले, उनकी आंखें थोड़ी लंबी टाइप होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी वाइटिश होते हैं। उनके जो हेयर होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट जगह के अगर ह्यूमंस भी लेंगे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, डाइवर्सिटी आती है उनके फीचर्स में, और वो किसके थ्रू है, जेनेटिक्स के थ्रू। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अलग अलग जगह रह के वो अडाप्ट हुए अपने एरिया के हिसाब से, और उनमें वो डाइवर्सिटी आई है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, सिंपल सी बात है, टाइगर और वुल्फ के बीच जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी, देयर कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज। वही ह्यूमन 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 ह्यूमंस हर जगह जो रहते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह जो रहते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, उसको कहते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है हेल्दी पॉपुलेशन के लिए। क्यों, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारी आगे आने वाली पॉपुलेशन क्या होती है, जो हमारे आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग है वो उतने ज़्यादा हेल्दी होंगे। अगर एक अफ्रीकन एक इंडियन से शादी करता है तो इतने ही ज़्यादा हमारे आगे हेल्थी बेबी होंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास अफ्रीकन ट्रेड भी आ गए, इंडियन ट्रेड्स भी आ गए। जिस चीज़ के पास बीमारी की, इसके पास क्या है, इम्यूनिटी है, और इसके पास जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली इस बेबी के पास आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा कम्प्लेक्स पीपल होंगे, डिफरेंट पीपल होंगे, उतने ज़्यादा वो आगे हमारे क्या होने वाले हैं, हेल्दी बेबी होने वाले हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जितना हम क्लोज में शादी करेंगे, तभी हम बोलते हैं ना कि रिलेटिव्स में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चे वल्नरेबल होते हैं डिजीज को लेके। क्यों, क्योंकि आपने एक अलग अलग स्पीशीज में, आपने अगर आप थोड़े दूर में शादी नहीं की है तो क्या होगा कि आपको जीन्स को ना उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी मिलने नहीं वाली है। देखो क्या लिखा हुआ है, लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग। इसका मतलब क्या है, लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब रिलेटिव्स में अगर शादी आप करते हो तो आपको ना इंटरब्रीडिंग में ना उतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलने वाली है आपको। और आपको पता है कि जितनी कम वेरिएशन मिलेगी उतनी ज़्यादा आपके पास कम इम्यूनिटीज़ आएंगी, सेम बीमारियां आपके पास उतनी ज़्यादा होंगी।
और जितनी अगर इन दो रिलेटिव्स अगर शादी करते हैं, अगर एक के पास भी सेम डिजीज है, दूसरे के पास सेम डिजीज है, तो आगे बेबी जो आने वाला है उसके पास रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके पास क्या हो, ये डिजीज को ना एक्वायर करने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। और अगर हम इंटरब्रीडिंग करते हैं, अगर क्लोज रिलेटिव से करते रहें, और उससे क्या होगा कि हमारे एक्सटेंशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हम उतने ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं किसको, डिजीज को लेके। वाई डाइवर्सिटी allows adoption to some individuals to extreme condition which in turn decide the survival of a particular species। अब देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात आ गई है। दोनों को सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है। देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी, अब स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, कोई भी हम दो स्पीशीज लेके चलते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है उनमें क्या होने वाली है, डाइवर्सिटी। जैसे क्या हो गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एनिमल प्रेजेंट एट दैट रीजन। अब इंडिया में अगर मान लेते हैं 70,000 के आसपास प्लांट स्पीशीज हैं और 30,000 के आसपास एनिमल स्पीशीज हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इतनी ज़्यादा इनके पास डाइवर्सिटी है, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज है ना। ये जो 70,000 की बात चल रही है, ठीक है, जो 70,000 इनकी क्या हो रही है, स्पीशीज है, वो डाइवर्स ही होगी ना। जैसे एक स्पीशीज ह्यूमन होगी, सा डॉग हो गया, कैट होगी वगैरह, वो एनिमल की 30,000 स्पीशीज में से 2-3 स्पीशीज हैं। जितनी ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज हैं उतनी ज़्यादा उन पर डाइवर्सिटी होगी। और स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम दो तरीकों से देखते हैं। कैसे, स्पीशीज रिचनेस, दूसरा स्पीशीज इवननेस। अब स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, स्पीशीज रिचनेस हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज वहाँ पे कितनी रहती हैं। जैसे क्या, अगर वहाँ पे एक ह्यूमन रहता है, एक डॉग रहता है किसी एरिया में, टाइगर रहता है और एक काऊ रहती है, तो यहाँ की स्पीशीज रिचनेस कितनी होगी, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या रहती हैं, स्पीशीज रह रही है। सिंपल सी बात है, जितनी स्पीशीज रह रही हैं उतनी वहाँ की क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी। बट स्पीशीज इवननेस क्या होता है, स्पीशीज इवननेस होता है कि ये जितनी 4 स्पीशीज रह रही हैं इनकी पॉपुलेशन एक दूसरे के आसपास है या नहीं है। जैसे अगर ह्यूमन यहाँ पे 500 रह रहे हैं और डॉग यहाँ पे अगर सिर्फ 5 ही रह रहे हैं, 480 के आसपास टाइगर रह रहे हैं, काऊ यहाँ पे 10 रह रही हैं, तो इसको हम ना स्पीशीज इवननेस नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि सबकी पॉपुलेशन ना आसपास नहीं है। अगर ये 5 डॉग मर गए तो ये स्पीशीज खत्म ही होगी। इसलिए स्पीशीज इवननेस क्या होती है कि जब सबकी स्पीशीज के पॉपुलेशन आसपास हो। जैसे डॉग अगर यहाँ पे कितने होते, 490 के आसपास होते, और ये 490 के 5 के आसपास होती क्या, कैट्स हमारी। इसका मतलब क्या है कि जो इनकी ना पॉपुलेशन है वो बिल्कुल आसपास है, इतनी ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ ह्यूमंस, नंबर ऑफ डॉग्स, नंबर ऑफ टाइगर्स, नंबर ऑफ काउस, ये बिल्कुल इनकी क्या पॉपुलेशन के आसपास है। तभी हम उससे क्या कहेंगे, वो स्पीशीज की क्या रिचनेस है, सॉरी इवननेस है। रिचनेस क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है। अभी तक हमें कितनी ह्यूमन कितने रह रहे हैं उसकी बात नहीं चल रही है, टोटल नंबर स्पीशीज कितनी होगी उसे हम कहेंगे स्पीशीज की रिचनेस। और अगर सबके सब की पॉपुलेशन अगर एक दूसरे के करीब है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीशीज इवननेस। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक स्पीशीज ये है, देखो ये स्पीशीज एक होगी, इसके इतने सारे पेड़ हैं। दूसरी स्पीशीज ये होगी, तीसरी स्पीशीज ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी। टोटल नंबर स्पीशीज कितनी होगी, 5। इसका मतलब क्या है, स्पीशीज रिचनेस कितनी होगी, 5। क्योंकि 5 नंबर ऑफ स्पीशीज हैं तो स्पीशीज रिचनेस तो इतनी होगी। बट यहाँ पे स्पीशीज इवननेस है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक स्पीशीज के बहुत ज़्यादा है ट्री है, बट अब बाकी 4 स्पीशीज के सिर्फ एक एक ट्री है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस तो है लेकिन इवननेस नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है, एक पेड़ ये हो गया,
दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है, ए टाइप के पेड़ थे। दूसरे में एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच। नंबर ऑफ स्पीशीज पांच हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो पांच की पांच स्पीशीज है ना, सबके कितने ट्रीज हैं? पांच पांच है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना स्पीशीज रिचनेस तो है, साथ ही साथ स्पीशीज इवननेस भी है। कि टोटल नंबर ऑफ जितनी स्पीशीज हैं उनके जितने नंबर सबके सब ना आसपास के करीब है। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पे भी पांच स्पीशीज थी, यहाँ पे भी पांच स्पीशीज है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। बट यहाँ पर ना सिर्फ एक स्पीशीज के पेड़ ज्यादा थे, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्पीशीज इवननेस नहीं है। बट यहाँ पे इवननेस भी हम मिलते हैं, क्यों? क्योंकि जितने सभी स्पीशीज हैं सबके सेम टाइम ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज है, उनकी स्ट्रेंथ एक ही जितनी है। देखो अब ना पूरे वर्ल्ड में ना 17 ऐसी कंट्री हैं जिनके पास ना बहुत ज़्यादा स्पीशीज ना डाइवर्सिटी है, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है। रिचनेस का हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज उनके पास बहुत ज़्यादा है। अब वो 17 कंट्री को हम क्या कहते हैं? 17 मेगा डाइवर्स कंट्री। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द कंट्री जो इक्वेटर के आसपास होता है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होती है? इक्वेटोरियल रीजन के आसपास होती है, मतलब 0 डिग्री के आसपास। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री जो ट्रॉपिकल रीजन के बीच एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ वहाँ पे उनका 70 नाम है। अगर आपने कभी याद कर लिया क्या कि कौन कौन सी कंट्री इक्वेटर में आती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आती हैं, आपके ना 17 नंबर आप उसको उसमें से आप याद कर ही लोगे, आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। और उनमें से एक कंट्री कौन है? इन 17 मेगा डाइवर्स कंट्री से इंडिया एक क्या है, उनमें से एक कंट्री है मेगा डाइवर्स। मेगा डाइवर्स। आपको इसी भी नाम याद रखना है। अब देखो, अब तीसरा लेवल आ गया, हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। ठीक है, अब देख रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। इट इज अ वेरिएशन इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम फाउंड इन अ रीजन। अब क्या बात कर रहे हैं? ये वेरिएशन इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द वेरिएशन इन द complexity of biological community, including the number of different niche, number of trophic levels and other ecological process। आगे देखना होगा। देखो, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात चल रही है ना, अब इसमें सिंपल सी क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास टेरेस्ट्रियल एरिया ले लेते, कोई भी हम एक इकोसिस्टम उठा लेते, उस एक इकोसिस्टम में ना कितनी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे स्पीशीज कितनी रहती है। हम एक पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम उठा रहे हैं, वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी कितनी है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो हमें आपने पढ़ ही लिया क्या, स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज इवननेस और इवननेस क्या होता है। रिचनेस। हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी होगी उसे हम स्पीशीज रिचनेस कहते हैं। और सभी स्पीशीज के नंबर अगर सेम है कि नहीं है, तो उसको इवननेस कहते हैं। ठीक है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है अल्फा, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी। बीटा, गामा डाइवर्सिटी से। किसको किया जाता है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है। इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम एट लोकल स्केल एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ द स्पीशीज। अगर हम कोई एक लोकल एरिया उठा लें और उसमें सिंपल सा देखेंगे कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है। अगर 15 स्पीशीज ले रही हैं, कुछ नहीं देख रहे हम, इवननेस सेवननेस कुछ नहीं देख रहे हैं कि उनके नंबर सेम है या नहीं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज कितनी रहती हैं। 15 रहती हैं, कोई भी एक लोकल एरिया उठा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, सिंपल। अब बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी? इट इज अ रेशियो बिटवीन द रीजन एंड द लोकल। अल्फा रिपीट करें, मैं ध्यान नहीं देता थोड़ा, वो तुम देखो, कर ली। अल्फा क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर कोई एक लोकल एरिया हम उठा लें, मान लेते हैं हम पुंछ का कोई एक लोकल एरिया, हम पुंछ ही उठा लिया, तो वहाँ पे देखा हमने टोटल नंबर स्पीशीज कितनी है, तो मान लेते हैं अगर 20 स्पीशीज हैं, तो हम इसको कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। बस हमें देखना है कि टोटल नंबर स्पीशीज कितनी है, ये हमें चेक ही नहीं करना है इवननेस है या नहीं है, कुछ नहीं देखना हमें।
सिर्फ स्पीशीज रिचनेस देखनी है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कितनी है उस एरिया में। समझ आ रहा है? अब देखो बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज अ रेशियो बिटवीन रीजन एंड लोकल स्पीशीज डाइवर्सिटी। इन अदर वर्ड्स बीटा डाइवर्सिटी अलाउज अस टू कंपेयर डाइवर्सिटीज बिटवीन एन इकोसिस्टम। अब ये एक इकोसिस्टम की बात नहीं चल रही है, जैसे हमने एक पुंछ का इकोसिस्टम ले लिया था, अगर आप साथ ही साथ क्या कर लो, रजौरी का इकोसिस्टम ले लो और उन दोनों के बीच कंपेयर करो कि यहाँ पे कितनी स्पीशीज देना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ डायग्राम जिससे आपको पता चल जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कितनी यहाँ पे कितनी स्पीशीज है, ठीक है 5 स्पीशीज है। ये एक लोकल एरिया में क्या हो गया, हमने चेका कि कितनी स्पीशीज है और हमने देखा 5 स्पीशीज है, हमें उसको सिंपल सा बोलते हैं वो क्या, अल्फा डाइवर्सिटी है। अब हमने क्या किया कि दो साइड उठा ली, दो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे क्या एक पूंछ उठा लिया, देखा हमने क्या रजौरी उठा लिया, और इन दोनों को कंपेयर किया हमने। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया हमने देखा कि यहाँ पे इसके कंपेयर, पूंछ के कंपेयर रजौरी में कितनी डाइवर्सिटी है, क्योंकि जैसे हमने दोनों में अल्फा अल्फा ही नापे। देखा हमने पूंछ की मैंने अल्फा डाइवर्सिटी नापी, रजौरी की भी मैंने क्या की, अल्फा डाइवर्सिटी नापी। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी, सिंपल सी बात कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी दे रही है, मतलब क्या, स्पीशीज रिचनेस। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल पूरा क्लियर हुई है। हाँ, स्पीशीज रिचनेस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अल्फा, ये अल्फा होता है कि अल्फा, रिपीट करा वापस एक बार। देखो अल्फा केड़ा डाइवर्सिटी होती है, केड़ा देखो मैं सिंपल सी बात करूँ, अल्फा डाइवर्सिटी होती है अल्फा बताइए आपने कि ये तो टोटल रिचनेस टोटल ऑफ नंबर ऑफ जो स्पीशीज, स्पीशीज रिचनेस कितनी है, टोटल बाकी कोई बात ही नहीं है दूसरी। और बीटा क्या होगी कि बीटा हमने, क्या होगी, दो इकोसिस्टम में हम कंपैरिजन करेंगे कि हाँ कितनी जब हमने डाइवर्सिटी है। सपोज कि हमने अल्फा डाइवर्सिटी। रजौरी की भी अल्फा नापी और पूंछ की भी अल्फा नापी, और फिर हम्म हम क्या करें, अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। जब हम हम्म, एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं ना, उसको हम क्या कहेंगे, बीटा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पूरा का पूरा लैंडस्केप उठा लिया। देखना बात, डेफिनेशन पढ़ो उसके बाद। पूरे का पूरा क्या लिया? लैंडस्केप, देखो बीटा डाइवर्सिटी आवाज क्या लिखा थोड़ी हुआ है। कम है यार। हम्म, क्या हुआ, स्पीकर पास है करेंगे। हाँ अब ठीक है। देखते जाओ देखते जाओ। स्पीकर पास नहीं है क्या मेरे पास? ना पास ना ही है। ठीक है ठीक ठीक है है। देखो अब ठीक होगी। देखो बीटा डाइवर्सिटी इट इज अ रेशियो, अभी हमने जो पढ़ा, इट इज अ रेशियो बिटवीन रीजनल एंड लोकल स्पीशीज डाइवर्सिटी। इन अदर वर्ड्स बीटा स्पीशीज अलाउज अस टू कंपेयर डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। हमने दो इकोसिस्टम उठाए और उनको कंपेयर किया, सिंपल सी बात है। और बीटा डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं है। गामा डाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ अ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। डिफरेंट इकोसिस्टम एक ही बात नहीं चल रही है, हमने कितने भी अगर उठा लिए और उनको क्या सिंपल क्या किया, उनको कंपेयर किया एक दूसरे के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी। देखो हम देखो, हम इसको भी कंपेयर कर रहे हैं, इसको भी कंपेयर कर रहे हैं, इसको भी कंपेयर कर रहे हैं, इसको भी कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, गामा डाइवर्सिटी। हम्म अल्फा क्या हो गया कि हमने एक सिंपल सा छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एरिया उठाया, हमने उसमें चेक की कितनी स्पीशीज हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा। अगर हमने कोई दो रीजन छोटे छोटे उठाए उनको कंपेयर किया, उसे हम कहेंगे बीटा। और गामा क्या हो गया कि हमने एक बड़ा एरिया उठाया और बड़े बड़े एरिया को हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दिया, उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे एरिया थे, जैसे अगर मैं कोई दिखा दूं क्या, देखो अल्फा डाइवर्सिटी क्या हो गया, ये देखो एक छोटा सा एरिया हमने उठा दिया और उसके हमने चेक किया कि कितने पेड़ हैं, दो पेड़ हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये अलग मानते हैं हम, तीन है। अब हमने ये दूसरा छोटा रीजन उठाया, तो दोनों छोटे रीजन को हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच को हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बीटा। और जब हम एक पूरे के पूरे एरिया को, एक पूरे के पूरे लैंडस्केप को हम क्या कर रहे हैं, उसमें चेक कर रहे हैं डाइवर्सिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, गामा। ठीक है, सिर्फ क्या है कि आप देखते हो कि कितने एरिया में आप चेक कर रहे हो, आप सिंपल सी बात रख करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समझ आई कि बिल्कुल। जेनेटिक क्या होती है, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा, सिर्फ जो जीन्स का रिलेटेड है सेम स्पीशीज में देखते हैं,
स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट स्पीशीज में। और इकोलॉजिकल क्या हो गया कि जो स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहती है उनके बीच कितनी डाइवर्सिटी है। तीनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया कि शुरुआत हमने की एक इंडिविजुअल से, एक ही स्पीशीज से, ह्यूमन से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर हम गए, हमने ह्यूमन के साथ दूसरी स्पीशीज भी लाई, कोई डॉग लाई, कैट लाई, जो मर्जी लाया। फिर हमने ना उस एरिया के बारे में देखा, उसे हमने क्या बोला, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, समझ आई, आगे चलूं? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों बोला करो ना। जी सर चलो आगे। अब देखो, अब डाइवर्सिटी की डिप्लीशन कैसे होती है। ऑब्वियसली बात है, बहुत एरिया है, बहुत तरीके हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया, डायरेक्ट वे क्या हो गया, सिंपल सिंपल डिफॉरेस्टेशन कर दो, हंटिंग करो, पोचिंग करो, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करो, आप डायरेक्ट उसमें असर डाल रहे हो। डायरेक्ट वे से उसको क्या किया जा सकता है, डिप्लीट किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी को। इनडायरेक्ट वे क्या होता है, लॉस और मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। क्यों? क्योंकि अगर ये एक बड़ा सा क्या था, एक फॉरेस्ट था, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जो शेर था वो आराम से घूमता था, पूरा यहाँ पे जाता था, जो हिरन थे वो घूमते थे, कोई भी स्पीशीज थी वो आराम से पूरा स्पीशीज में घूमती थी। लेकिन एक दिन आपने बोला कि यहाँ पे मुंबई है, नीचे यहाँ पे चेन्नई है, तो क्यों ना इसके बीच से एक सड़क निकाल दी जाए। और जैसे ही आपने एक सड़क निकाली ना, तो ये वाली स्पीशीज का एरिया कितना कम हो गया। क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, हर स्पीशीज डरती है, वो इस जगह नहीं जाएगी, क्योंकि उसने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी स्पीशीज कभी कभी कोई रास्ता क्रॉस कर रही होती है, एक्सीडेंट होता है, वो मर जाती है। जब उनके दिल में कोई डर बैठ जाएगा, वो सड़क क्रॉस नहीं करेंगे, तब उनकी मूवमेंट अब कितनी रहेगी, सिर्फ इतनी रहेगी। अब वो इसमें आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, जिसको क्या कर सकते था। और अगर यहाँ पे एक सड़क निकल गई तो उनका एरिया और कवर कम हो गया। इसे क्या कहते हैं कि आप चाहते नहीं थे कि ये एरिया में जो क्या हो, डाइवर्सिटी कम हो, बट आपके इस मजबूरन। आप इस कारण आपको क्या हुआ, वहाँ पे डाइवर्सिटी कम होनी शुरू होगी। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट तरीका। और फिर क्या हो सकता है, एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे हम देखो, अर्थ हमारा जो इंडिया है, इंडिया में पहले फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा होता था, आजकल वो 24% के आसपास रह गया। ठीक है, 24% के 2.4। 24% हमारा फॉरेस्ट एरिया कवर है। ठीक है, जिसमें से हमारा 1980s के आसपास कितना बचा था, सिर्फ 17%। तो अब कितना हो गया, वापस हमने 24% के आसपास कर दिया। इससे पहले भी हमारा काफ़ी होता था, जब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से जब अंग्रेज छोड़ के गए थे 47% के आसपास था आई थिंक। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को फ्यूल के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी वगैरह चाहिए होती थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन वगैरह किया, और हमें डैम्स बनाए, काफ़ी चीज़ें की, मॉडिफिकेशन की, उसकी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया। बट आपने देखा एक चीज़ क्या, कि जो एरिया हमने फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया, और एग्रीकल्चर के लिए हमने वो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने हाइब्रिड सीड वगैरह लाए, तो वहाँ पे हमने एक एग्जॉटिक स्पीशीज, हमने एग्जॉटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस की। अब ना वहाँ पे एक मोनोकल्चर शुरू हो गया, अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज नहीं, अब एक ही स्पीशीज हम बार बार उगाते हैं। और साथ ही साथ अगर हमको एक ऐसी स्पीशीज लेके आए जो हम क्या करते हैं, मतलब मान लो कि अगर हम कोई एक पेड़ की या एक शर्ब की या कोई भी वीड की हम एक स्पीशीज कहीं से भी लेके आते हैं, तो कहाँ पे पेड़ लगा देते हैं, कहाँ पे। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, एक ट्री का नाम मैं भूल गया हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा था कि वो फर्नीचर के लिए क्या होता है, बहुत अच्छी है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे कितने फॉरेस्ट एरिया कटवा के वो फर्नीचर के लिए वही स्पीशीज लगा दी। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सोटिक स्पीशीज जिसका वो नॉर्मल होम नहीं होता, उन्होंने वो इंट्रोड्यूस की। अब उसका प्रॉब्लम क्या है कि जिस एरिया में वो रहते हैं, वहाँ पे इस वाली स्पीशीज को बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अगर ये ऐसे एरिया में अगर लगा दी जाए जहाँ पे क्या करते हैं, पानी की ऑलरेडी कमी है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगी। तो आपने कहने को तो एफॉरेस्टेशन किया, आपने वहाँ पे पेड़ आके लगाए, लेकिन आपने उल्टा और पंगा डाल दिया, वहाँ पे वाटर लेवल और ज़्यादा डिप्लीट कर दिया इन्होंने। तो आपने पॉल्यूशन वगैरह किया, क्लाइमेट चेंज वगैरह कोई भी इंडायरेक्ट हो गया। नेचुरल कॉज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। अब वो नेचुरल होता है, देखो मैंने अभी आपको बोला था, एक यूट्रॉफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, ये कोई भी प्रोसेस है ना, ये सब नेचुरल प्रोसेस होती है। ये पहले चलती आ रही है, ये आज पहली बार नहीं हो रही है, ये पहले से चलती आ रही है। ठीक है, बट ह्यूमंस ने क्या किया, इनको इंटेंसिफाई कर दिया। मतलब क्या है कि पहले अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर
होने के लिए ना 1000 साल 10,000 साल मिलियंस ऑफ ईयर लेती थी ना, तो अब वहीं पे वो कम टाइम लेती जब कोई भी चीज़ पहले अगर क्या करती थी 10,000 ईयर लेती थी करने के लिए, अब वो सिर्फ 1,000 ईयर में वो हो रही है। क्लाइमेट चेंज हमने इतना ज़्यादा फास्ट कर दिया है, हमने यूट्रॉफिकेशन इतनी ज़्यादा फास्ट कर दी है, हर चीज़ हमने क्या किया फास्ट की है। देखो मास एक्सटिंक्शन पहली बार नहीं हो रहे हैं। मास एक्सटिंक्शन मतलब क्या, कोई भी स्पीशीज जब मरती है ऑन लार्ज स्केल मोर देन 70%, 5% ऑफ द पॉपुलेशन जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। वो ऑलरेडी ये इस टाइम कौन सा चल रहा है, 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी 5 बार एक्सटेंशन हो चुका है। 5 बार हमारे अर्थ की जो लाइफ है ना, मोर देन 75% वो क्या हो सकती है, तबाह हो चुकी है। सबसे पहली बार हुआ था 445 मिलियन ईयर पहले, जिसे हम वैसे क्या कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम हुए थे तब भी इंसान होते थे। नहीं नहीं नहीं, ये 445 मिलियन ईयर, इसका मतलब क्या है, ये 445 44.5 करोड़ ईयर पहले। उफ, और इंसान कब आया है, हार्डली कोई 25 लाख ईयर पहले। अच्छा अच्छा। और वो भी इंसान नहीं आया, वो एप्स आए थे। हम्म इंसान तो मान सकते हो आपके कितने ना, 12,000 साल पहले इंसान थोड़ा इंसान बना। हम्म ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे मान के चलते हैं कि हाँ जिन्होंने खेती करना शुरू की 12,000 साल पहले, जब 15,000 साल पहले के आसपास उन्होंने फायर डिस्कवर की, उसको हम चल मान के चलते हैं इंसान वगैरह। ये 445 ईयर्स पहले, इस करोड़ पहले तो कुछ भी नहीं था, इंसान तो बहुत दूर की बात है। इस टाइम क्या था, ओडोविशियन, वर्ड VICIAN। सबसे पहले मास एक्सटिंक्शन तब हुई थी। और ये क्यों हुई थी, क्योंकि रैपिड ग्लोबल कूलिंग होनी शुरू हुई थी। जब रैपिड ग्लोबल कूलिंग होनी शुरू होगी, उसकी वजह से सारी की सारी स्पीशीज को की तबाह हो गई। फिर उसके बाद हुई थी हमारी कौन सी, डेवोनियन पीरियड में। हम्म ठीक है, और ये हार्डली 350 मिलियन के आसपास था। मोर देन 75 जैसे 80 के परसेंट के आसपास लाइफ खत्म हो गई थी। फिर हमारी उसके बाद आई थी परमियन, ये 250 मिलियन ईयर आसपास हुई थी परमियन। ठीक है, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, और मोर देन 95% ऑफ द लाइफ खत्म हो गई थी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। ये वॉल्केनिक इरप्शन है, उसने ऊपर क्या किया, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स वगैरह ऊपर रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या हो गया, तो पूरा स्काई को कवर कर लिया गया। जो कुछ डेकेड के लिए ना स्काई पूरा कवर रहा। जब स्काई ऑब्वियसली बात है पूरा कवर रहेगा, नीचे सनलाइट नहीं आ रही है, तो नीचे समुंदर तक बर्फ बन जाएंगे, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। हम्म ठीक है, तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन को बिल्कुल खत्म हो गई हमारी। फिर कौन सी, ट्रेसिक एज। ठीक है, जो ट्रेसिक एज आई थी वो आई थी कोई 200 मिलियन ईयर के आसपास। इसमें क्या हुआ था, हमारे डायनासोर्स वगैरह का एक्सटिंक्शन हुआ था। ठीक है, और लास्ट फिर हमारी थी कौन सी, केटी। ये हमारी कोई हार्डली 60 मिलियन ईयर के आसपास, 65 मिलियन ईयर के आसपास हमारी एक्सटिंक्शन हुई थी। जो केटी या केटी में कौन थे? हम्म, केटी में भी स्पीशीज थी। ऑफ कोर्स स्पीशीज थी। देखो ऑर्डिविशन से लेके ना, ये सब में स्पीशीज थी, तभी मैं मार्क्स एक्सटिंक्शन की बात कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मास एक्सटिंक्शन कब होगा, कि जब ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, वो एक्सटिंक्ट होगी उनकी लाइफ, तभी जाके उसको क्या कहेंगे हम, मास एक्सटिंक्शन। तो मतलब क्या है, ये हर बार ना मोर देन, अगर इस टाइम अर्थ में कितनी स्पीशीज रहती होंगी, तो मिलियन स्पीशीज मिनिमम रहती होंगी। अगर उन सभी मिलियन स्पीशीज में ना मोर देन 75% ऑफ द स्पीशीज ना बिल्कुल खत्म हो जाए, निस्ते नबूद हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या, ऑर्डोविशन में जो रहती थी ना मोर देन 75%, 80%, 85% तक, वो सबसे ज़्यादा जो आज तक गई है ना, वो परमियन में गई है 250 ईयर, जो मिलियन ईयर पहले हुआ है, तो बिल्कुल स्पीशीज तबाह हो गई थी। और डेवोनियन में क्या होता है, एस्ट्रॉइड आके टकराया था, केटी में भी एस्ट्रॉइड आके टकराया था। बस आपको इतना पता नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ पता करने की जरूरत नहीं। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। देखो इसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती है, और एक्स सीटू ये कंजर्वेशन क्या पता होती है, इन सीटू एक्स सीटू है। इन पता सीटू होती है अगर आप उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही क्या कर रहे हो, उनको कंजर्व कर रहे हो। जैसे आप किसी भी एरिया को क्या कर रहे हो, नेचुरल पार्क डिक्लेयर कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे हो, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हो, है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इन सीटू, क्योंकि आपने स्पीशीज को बाहर नहीं लाया उनको कंजर्व करने के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उनको अपनी स्पीशीज को, किसी भी स्पीशीज को उनके हैबिटेट से उठा के बाहर लाते हो, उनको कंजर्वेशन के लिए प्रोसेस चलाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स सीटू। इन सीटू की एग्जांपल कौन सी होगी, नेशनल पार्क। ऑब्वियसली बात, आप किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर दो कि वो नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क की एक बात याद रखना, कि सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी होती है ना, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्टनेस होती है, वो नेशनल पार्क में होती है। इसका एक होता है कोर एरिया, फिर एक होता है बफर बफर। एरिया।
ठीक है, इस तरीके से वो क्या होता है, इसको बाइफरकेट किया जाता है। तो नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, जहाँ पे अंदर कुछ नहीं करने दिया जाता नेशनल पार्क के अंदर। फिर बात होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम होती है। बायोस्फीयर रिजर्व ना साइज में सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े। ये हो सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ना 5, 6, 7 तक, मतलब 3, 4 नेशनल पार्क आ गए, 2, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देके बताता हूँ, आप हर किसी ने नीलगिरी का नाम तो सुना होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। बिल्कुल। उसके अंदर पता है आपको कितने वाइल्ड नेशनल पार्क हैं उसके अंदर ना? 12। नहीं नहीं, देखो, 1, 2, 3, 4, देखो, एक मुड्डूमलाई जो नेशनल पार्क है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। वो भी इधर एग्जिस्ट करता है। हम्म, फिर हमारा और कौन सा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? केरला का, कर्नाटका, तमिलनाडु। बिल्कुल, केरला कर्नाटका तीनों के जंक्शन में आता है ना। देखो, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, सत्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मुदुमलाई हो गया, ठीक है। मेरे को इस टाइम नाम भूल चुके हैं यार, ठीक है, मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं है। कल मैं आपको नीलगिरी के क्या करूँगा, 4 के 4 नेशनल पार्क के बारे में, 5 नेशनल पार्क के, 2 कहाँ के? तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं। 2 आपके पास कौन से आ जाएंगे नीचे? केरल के। सबसे बड़ा बायो रिजर्व ये है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या चीज़? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार हम्म, बायोस्फीयर रिजर्व, देखना पड़ेगा मुझे इस टाइम पता सबसे नहीं। बड़ा है। कोई बात नहीं, मैं चेक करके बताऊंगा कल आपको फिर भी। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता चलेगा नीलगिरी होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात आ गई है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। रमन ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो। बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कि वेरिएशन इन लाइफ के बहुत ज़्यादा स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, फ्लोरा के भी फाना की। फ्लोरा क्या हो गया? प्लांट्स हो गए, फाना हो गया, एनिमल्स, जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, और उनकी स्पीशीज को खतरा हो, हम्म, उससे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट। और कितना खतरा हो? अगर देखो, किसी भी एरिया में ना, अगर 70%, मोर देन 70% ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? जो मतलब सिर्फ उसी एरिया में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ उसी जगह मिलती हैं। जब 70% ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ऑफ ट्रीज की ना, वेस्कुलर ट्रीज, जब क्या हो जाए, खतरे के अंदर आ जाए, स्ट्रेस के अंदर आ जाए, सॉरी, 70% ऑफ द लाइफ, जो उस एरिया की जो लाइफ है ना, वो खतरे के अंदर आ जाए, और मोर देन 1500 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक ट्रीज, वेस्कुलर ट्रीज, अगर इनकी स्पीशीज, ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दे कोई भी एरिया, जहाँ पे क्या, कि जहाँ पे जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम मान के चलते हैं कि 100 स्पीशीज वहाँ पे रहती हैं, और 70 स्पीशीज के ऊपर अगर खतरा है, मोर देन 70% स्पीशीज, और टोटल नंबर ऑफ 1500 जो वहाँ पे वेस्कुलर प्लांट हैं, उनके ऊपर ट्रीज हैं, उनके ऊपर क्या है, खतरा है, तो हम उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? वो क्या है? एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके बारे में अगर आप नॉलेज लेना चाहो तो आप ले सकते हो। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? 36 हैं। आप बस थोड़ा बहुत चेक कर लेना कि इंडिया में कितने। इंडिया में 4 हैं शायद। बिल्कुल, इंडिया में 4 हैं। कोई मेरे को नाम बता सकता है? नाम तो मुझे नहीं पता सर, ये तो लिखे नहीं में बस बिल्कुल। रिवीजन मारो ना, लिख के मत रखो। बिल्कुल मैं दस सकना नाम। हिमालय, इंडो बर्मा, आवाज। सुंदरलैंड, निकोबार आइलैंड जो है। हाँ, देखो, वेस्ट। एक हो गया आपका कौन सा? हिमालय। दूसरा बताओ कौन सा हो गया? दूसरा इंडो बर्मा। एक हो गया हिमालय रीजन। हम्म, एक हो गया इंडो बर्मा। इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। फिर आपका तीसरा कौन सा हो गया? सुंदरलैंड, निकोबार आइलैंड। ये जो आइलैंड नहीं है, अंडमान और निकोबार का, अंडमान नहीं है, सिर्फ निकोबार। निकोबार और सुंडालैंड, इसमें कौन कौन सा आता है? निकोबार, जो हमारे निकोबार रीजन नहीं है वो भी आ जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो 5 कंट्रीज हैं, कौन सी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे हो गया कंबोडिया, हो गया
नीचे हमारा इंडोनेशिया टाइप हो गया, अपना मलेशिया वगैरह हो गया, वो भी इसके अंडर आ जाती है। और लास्ट हमारी कौन सी है? ये वेस्टर्न श्रीलंका। घाट, श्रीलंका। ये श्रीलंका और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ये हमारे हम्म, इंडिया में कौन से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आउट ऑफ 36। आपको अगर ये 4 नाम रह जाए, आपको 36 पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये पढ़ लेना 36 में कौन सा हुआ था, वो अमेरिकन प्लेन्स हैं, वो आप इसके पढ़ क्या लें। ये इसमें, हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब क्या कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी मैंने आपको बताया ना 2 चीज़ें यार। तो कि चार नाम तो हो गए ना, एक हिमालय रीजन, अपना इंडो बर्मा रीजन, हम्म, निकोबार एंड सुंडालैंड। तो फिर हम्म, ये वेस्टर्न एक ही है, घाट ऑफ निकोबार श्रीलंका एंड अंडमान, ठीक है। बोल बोल रमन। मीन्स हिमालय रीजन हो गया, इंडो बर्मा हो गया, हम्म, निकोबार हो गया और सुंडालैंड हो गया। फिर हम्म। इसके बाद ये बाकी क्या लिखा है, श्रीलंका, वेस्टर्न घाट, ये भी है ये ना। सेम ही है, रीजन। सेम ही है वो, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ये इंडिया इनको ना डिक्लेयर नहीं करता है कि वर्ल्ड में, इसे कहते हैं क्या, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। एक एनजीओ है जिसका नाम है कंजर्वेशन। ओ पता का ऑनलाइन, हम्म। ऑनलाइन है। चार ये ना, हिमालय, हाँ इंडो समझ गया बर्मा। समझ गया समझ गया। देख रमन, वो क्या करते हैं, वो कंजर्वेशन जो इंटरनेशनल एक एनजीओ है ना, वो डिक्लेयर करता है किसी एरिया को। वो एक ऐसा कंट्री लेके नहीं चलता, वो इस पूरे एरिया को लेके चलता है। अगर उस एरिया के अंदर कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भी आ रही है ना, वो सेम ही क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होगा। क्योंकि अगर एक हिमालय रीजन है ना, ये पूरा का पूरा हिमालय रीजन आ रहा है, इसमें फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे तिब्बत भी आ रहा है, या इधर पाकिस्तान भी आ रहा है, जो ऊपर अफगानिस्तान भी आ रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडो बर्मा जो रीजन है ना, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया आ रहा है या म्यांमार आ रहा है, जो ऊपर चाइना आ रहा है। ये जो सुंडा लैंड है, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा अंडमान आ रहा है सामने, इंडोनेशिया आ रहा है, मलेशिया आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्टर्न घाट्स में और श्रीलंका में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ एरिया बताया हुआ है। तुमने दो कैटेगरीज उनको चाहिए थी, दो बताने के लिए क्या, बेसिकली जो उनको दो क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। दो क्राइटेरिया क्या है कि आपके 70% ऑफ द, आपकी मोर देन 75%, 70% अगर आपकी कोई भी अगर बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, और साथ ही साथ 1500 आपके वेस्कुलर जो ट्री हैं उनको खतरा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो, उसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या करती है, बताती है। और दूसरी चीज आप क्या याद रख सकते हो कि नॉर्मन मेयर, नॉर्मन मेयर ने पहली बार ये कंसेप्ट लाया था। एक बार अभी नाम फिर भी चेक कर लेना, जहां तक मुझे याद है नॉर्मन मेयर ने क्या किया था, ये कंसेप्ट लाया था। यस यस, यही है नॉर्मन, या नॉर्मन। 1988 में लाया था। हाँ बस ठीक है, अभी देख लेना। देखो, जीन सेंचुरी भी क्या होगी, इसके एक इन सीटू कंजर्वेशन की होगी। कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व क्या हो गया कि एक कम्युनिटी ने क्या कर दिया कि उनको लग रहा है कि हमारे घर के पास वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है, उनको कंजर्व करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि आप इस एरिया को कर दो, आप रिजर्व घोषित कर दो, ताकि इसको सेव किया जा सके। रहता कम्युनिटी के पास ही है। और ऑब्वियसली बात, अगर कम्युनिटी खुद खुद उसको सेव करना चाहिए, तो गवर्नमेंट तो हंसते हंसते बोलेगी हाँ भाई करो सेव, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, अपना टारगेट। क्योंकि उनका टारगेट क्या है कि एटलीस्ट 33% ऑफ द हमारे एरिया किसके अंडर कवर रहना चाहिए, फॉरेस्ट के अंडर कवर रहना चाहिए। अगर कम्युनिटी खुद कर रही है तो वो तक उतनी और अच्छी बात है। सैक्रेड ग्रुप, सैक्रेड ग्रुप्स क्या हो गया, या कुछ है, क्योंकि इंडियन में आपको पता है ट्राइब्स बहुत ज्यादा है। हम्म। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स है इंडिया में। तो उनके लिए ना फॉरेस्ट, क्योंकि ट्राइब्स ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उनके लिए। ठीक है, और फॉरेस्ट एरिया में भी ना उन्होंने कुछ एक ऐसे पेड़ रखे हैं जो उनके लिए एक कल्चरल ट्रेडिशनल बिलीफ में उनके आते हैं, जिनकी वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसा कि अगर आप हिंदू एग्जाम्पल ले लो, तो हम पीपल की ट्री की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर हिंदू है ना, वो ज़्यादातर कोशिश करेगा कि पीपल ट्री को ना ही काटा जाए तो बेस्ट है। ठीक है, अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं तो वो कोशिश करेंगे तुलसी को ना ही तोड़ा जाए। और बिल्कुल। सेपरेट ग्रुप्स बनाने से क्या हो गया कि आप उसको हटा के कहीं दूसरी जगह नहीं ला रहे हो, वहीं पे जहाँ पे वो पड़ा हुआ आप उसकी पूजा कर रहे हो, उसको उल्टा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब बहुत सारी ट्राइब होगी, जैसे गोंड ट्राइब होगी, बिहार ट्राइब होगी, उनके डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनको। जीन सेंचुरी क्या होता है, वही एक सिंपल सा एरिया है। ये आपके लिए ना करंट अफेयर में थोड़ा सा आ सकता है आपको, अगर ये लाइन आप लिख लो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। जो अभी मैंने आपकी जीन सेंचुरी की बात नहीं की है, जो इन सीटू है, इंडिया ने पहले सेटअप किया कहाँ पे, गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ पे आ गया, कैरो, मेघालय। 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 एक पहले हिल्स कौन से, गारो, खासी, कांसी जैंतिया। जाती जांटिया, गारो, खांसी, जांटिया। हाँ शाबाश। और ये गारो में कहाँ पे इन्होंने पहली बार क्या किया है
एक जीन सेंचुरी रखी है, किसके रिलेटेड? सिट्रस फ्रूट के रिलेटेड, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, ठीक है। सैक्रेड ग्रोव्स मैंने अभी आपको बता दिया उसके बारे में। अब देखो ये एक्सीटू है, एक्सीटू क्या हो गया, आप बाहर ले जाके क्या करते हो, किसी को कंजर्व करते हो, जैसे एक बोटानिकल गार्डन हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, कोई भी एक इन्होंने एक आर्टिफिशियल एक टाइप का उन्होंने क्या किया हुआ है, जहाँ पे आपने देखा होगा कभी कभी कोई एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना प्लांट्स को क्या किया जाता है, एक ही साथ ग्रो किया जाता है। जू, शेर भी उसी एरिया में रह रहा है, मगरमच्छ उस एरिया में रह रहे हैं, पैंडा रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज रह रही हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको हैबिटेट से उठा के जहाँ पे लाया जाता है और उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, उनको लगता है कि अगर उनको बाहर खतरा है तो उनको जू में क्या दिया जाता है, लगा दी जाती है। जीन बैंक, जीन बैंक क्या हो गया, क्रायोजेनिक, देखो ये क्रायो प्रिजर्वेशन और आपको जीन बैंक का एक तरीके आप मान लो, क्या कैसे कि वो क्या करते हैं कि सपोज आपके जीन्स के उनके पास सैंपल है, साथ ही साथ कोई ऐसे सीड है जिनको आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए जो बाद में काम आएंगे, तो हम क्या करते थे उनको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन के बीज डाल के या लिक्विड ऑक्सीजन के बीज डाल के वो क्या करते हैं उसको इतने इतने कम टेम्परेचर में रखते हैं ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके, ताकि आगे कभी जरूरत पड़े तो क्या कर सके, उनको यूज़ कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि अब उसको बाहर कहीं अलग जगह में लाके कंजर्व कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक्सीटू हो गया। सीड बैंक सेम कंसेप्ट है, टिश्यू कल्चर आप करते हो तो आप टिश्यू कल्चर में भी आप क्या करते हो, बाहर लाके कर रहे हो, एक्सीटू कंजर्वेशन होगी। यूज हमने पढ़ लिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत, नहीं है। स्टैटिक लाइन ये दो होता है देखो एशियाटिक लाइन है ना, जो आप बस इतना याद लो, पार्क वो में, वो सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क गुजरात, गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलते हैं, और एशियाटिक इंडियन एशियाटिक लाइन ना कहीं पे नहीं मिलते, और कहीं पे भी नहीं मिलते। सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड के लास्ट बच्चे हैं, इसके अलावा और ना एशियाटिक लाइन इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते, ठीक है। एक सिंपल सी बात रख लो और आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी कभी कभी आपसे पूछूं, तब ये लास्ट आएगा एशियाटिक लाइन रिपीट। रिपीट करना, ये देखो ये वर्ल्ड के लास्ट एशियन लाइन बचे हुए हैं, और कहाँ पे मिलते हैं, वो गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, जो कि कहाँ पर है, गुजरात एरिया में, ठीक है। देखो एज ऑफ 2020 उनकी कितनी पॉपुलेशन थी, 674। आप अभी सर्च करके आप लेटेस्ट उसकी पॉपुलेशन देख सकते हो अगर आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरत नहीं है। राइनो, आप राइनो याद कर सकते हो कहाँ पे वो मिलते हैं ज्यादा, काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है असम। शाबाश, ये दो चीजें आप क्या रख सकते हो उसके बारे में याद रख सकते हो। और हमारा इंडिया का ना कौन सा है, वन हॉर्न नेशनल, वो हमारा क्या है, राइनो है, ठीक है। कश्मीर ना तो नहीं पूरा स्नो लेपर्ड वगैरह, हिमालय, हाँ स्नो लेपर्ड पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लद्दाख, देखो ये लॉन्च किया गया था स्नो लेपर्ड कब, 2009 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन कहाँ कहाँ करता है, जहाँ पे भी बर्फ वगैरह पड़ती है ना हिमालयन रेंज में, हिमालयन रेंज में आपको पता है कि हमारी कौन सी स्टेट फॉल करती है, जम्मू कश्मीर हिमालयन रेंज में फॉल करती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश फॉल करती है, उत्तराखंड फॉल करती है, सिक्किम फॉल करती है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश फॉल करती है, ये बिल्कुल। चार की चार हिमालय रेंज में फॉल करती हैं कि नहीं करती हैं, तो यहीं पे आपको क्या मिलने वाला है, स्नो लेपर्ड मिलने वाला है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हिमालय रीजन में हमारे इंडिया में क्या ज़्यादा बर्फ पड़ती है। It aims at the promotion of knowledge-based adaptive conservation framework that fully involves the local communities who share the snow leopard range in conservation efforts. It will reduce existing anthropogenic pressure on natural resource and promote conservation education. सिंपल सी बात है। अब देखो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम, ये बेसिकली ना 12 कंट्री हैं जिन्होंने क्या रखा हुआ है, अलायंस बनाई है इंटर गवर्नमेंटल, जिन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करें, इनको प्रोटेक्ट करेंगे। बस इंडिया के ऊपर ऊपर आसपास कजाकिस्तान वगैरह, चाइना हो गया, ठीक है, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके बीच ये बड़ी हुई है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये कंट्रीज होगी, आपको नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
बस अगर आपको ये याद रह जाए कभी गलती से कि 12 कंट्रीज हैं, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आपके लिए यही था। एक मिनट रुकना। आपके पास अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन रिवीजन कर सकते हैं किसकी, पॉलिटी रिवर्स। अभी आपने जो रिवर पढ़ी है आज, मुझे आप बताओगे ना कि आपको कितना याद है ना? मुझे बताओ। कोशिश करता हूँ पहला करो लेसे। हाँ, आप बोलो। जो आपने अभी 3 रिवर पढ़ी हैं, हमने 3 पूरे सिस्टम पढ़े हुए हैं, आपको कम से कम उसका पता होना चाहिए। चलो बोलना शुरू करो। आप कौन सा पढ़ोगे पहले, इंडस से शुरू करूं या कहीं और से? गंगा गंगा। गंगा से शुरू करते हैं, ओके। सबसे पहले मुझे ये 4 प्लेसेस के नाम बताओ। ओ यार बोलते जाओ। एक भागीरथी है। कौन सी भागीरथी है? चलो आप बोलते जाओ, मैं लिखता मैं जाता हूँ। भागीरथी रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है। भागीरथी रिवर। बिल्कुल अलकनंदा जी पहले नंबर पर आते हैं मेन। ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा रिवर यहाँ से निकलती है। मंदाकिनी 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 कहाँ से निकलती है, पता है कुछ? ये सेंटर में 3 नंबर। मंदाकिनी रिवर, ओके। ये तीनों रिवर है, रिवर है। ये भी रिवर है, ना ये भी यमुना रिवर। यमुना 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 और ये कौन सी रिवर होगी? यमुना। यमुना रिवर, ओके। अब मुझे बताओ ये निकलती कहाँ से, ग्लेशियर्स के नाम के और जगह के नाम के? यमुना गोमुख ग्लेशियर कहाँ से? गोमुख ग्लेशियर गोमुख ग्लेशियर। ठीक है, गौमुख ग्लेशियर। यार यमुना निकली यमुनोत्री तू। हाँ, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। मंदाकिनी चारों बारी मंदाकिनी मंदाकिनी निकलनी चारों बारी तू क्या परला मन, सत्तोपान मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? चारों बारी ग्लेशियर से। चारों बारी ग्लेशियर। फिर अलकनंदा कहाँ से निकलती है? शाबाश, सतोपंत ग्लेशियर। तो ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर। अब जगह के नाम बता सकते हो मुझे? हाँ बताइए। यहाँ लास्ट था बद्रीनाथ बद्रीनाथ, शाबाश। ये कौन यमुना सी है? नाम केदारनाथ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कौन सा हो गया? बद्रीनाथ। केदारनाथ ये बद्रीनाथ से निकलते हैं, ये केदारनाथ से निकलता है, ठीक है। केदारनाथ है ये ठीक है, ये इससे क्या निकलता है? गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर गंगोत्री गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से। बंदरपूछ। गंगोत्री बंदर और पहुंच ये याद बंदर नहीं था। बंदर पहुंच, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल रही है? अलकनंदा निकल रही है। अब मुझे बताओ अलकनंदा जो यहाँ से निकल रही है, अलकनंदा यहाँ से निकल रही है। सबसे पहले अलकनंदा से आके कौन कनेक्ट होगी, कौन सी रिवर? धोली गंगा धोली गंगा धौली गंगा। नंद प्रयाग धौली, GANG। विष्णु प्रयाग हाँ, ये जो जिस जगह जाके मिलेगी उसको क्या कहेंगे हम? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग विष्णु, ओके, विष्णु प्रयाग। अब दूसरी रिवर कौन सी आके कनेक्ट होगी? कौन सी? पिंदर पिंदर। हरीश्वर। नहीं यार नहीं, ये अपना नंदाकिनी 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 नहीं बयान निकी नंदाकिनी। शाबाश, नंदाकिनी रिवर। ओ सॉरी नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर। नंद और प्रयाग नंदाकिनी रिवर कहाँ पे आके मिल रहेगी? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है। अब आगे कौन सी रिवर आके कनेक्ट होने वाली है? पिंडर पिंडर पिंडारी ठीक है, पिंडारी रिवर। विष्णु प्रयाग
कर्ण प्रयाग। पिंडर रिवर यहाँ के कहाँ पे आके आ रही है? कर्ण प्रयाग में। हाँ फिर मंदाकिनी। नहीं, फिर मंदाकिनी में अब फिर क्या मंदाकिनी है? आके कनेक्ट हो रही है रुद्रप्रयाग। इसके साथ। हाँ, ये कहाँ पे रुद्रप्रयाग। होगी? रुद्रप्रयाग में। हम्म, अब देवप्रयाग, भगीरथी। भागीरथी कनेक्ट होगी, इसे क्या कहेंगे? देवप्रयाग। देवप्रयाग। और यहाँ से हमारी गंगा ओरिजिनेट होगी। इस यहीं से हमारी स्टार्ट हो रही है क्या? अब हमारी गंगा स्टार्ट हो रही है। गंगा। अब जब इसको यमुना आके कनेक्ट करेगी, यहाँ पे मिलेगी, तो हम क्या बोलेंगे? ये कहाँ पे आके मिल रही है? इलाहाबाद में। प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयागराज, इलाहाबाद, जो मर्जी आप बोलो, क्योंकि अगर नाम चेंज हो गया तो प्रयागराज ही यूज करो। समझ आ गया? बिल्कुल। हाँ। अब आगे शुरू करें इसी का। पहले इसको मतलब रेस कर लें। चारों बारी बंदर पूछ। लो, अब हम गंगा के यमुना के आगे शुरू करते हैं। ठीक है, पहले कोई अगर यमुना गंगा। गंगा ही करते हैं पहले, यमुना बाद में करेंगे। अभी हम गंगा में मुझे बताओ, राम गंगा। ये कौन सी रिवर है? सबसे पहले राम गंगा। ये मुझे सबसे पहले बताओ कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? ये लेफ्ट बैंक। हाँ, इस तरफ वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इस तरफ वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कौन सी रिवर है? राम गंगा। राम गंगा। राम गंगा रिवर। फिर साई। साई नहीं, गोमती। साई पहले नाल है जी। गोमती नहीं ट्रिब्यूटरी है ना साई। अच्छा सॉरी, गोमती। सबसे पहले कौन सी आनी चाहिए थी? राम गंगा आनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो अगली नेक्स्ट कौन सी आनी चाहिए? गोमती। हरीश्वर। फिर गोमती ट्रिब्यूटरी है ना साई। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। ये कौन सी रिवर है? गोमती। गोमती रिवर। और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? साई। साई। नेक्स्ट रिवर कौन सी है? घाघरा। घाघरा। शाबाश, घाघरा रिवर। तीला, सेती, बैरी। घाघरा तीला, रिवर सेती, बारी। बिल्कुल। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रैप्टे। रैप्टे। तीला, सेती, सेती, बैरी बारी का रैप्टी। रेप्ती। और रैप्टी। ये सब किसकी है? घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अब नेक्स्ट रिवर कौन सी है? गंधक। गंधक। गंधक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गंदगी। बिल्कुल। काली गंधक। त्रिशूली। ये वाली कौन सी है? गंदकी। गंदगी। गंदगी में त्रिशूली। गंदकी या फिर इसी हमें त्रिशूली। नारायणी। नारायणी। त्रिशूली और नारायणी। हाँ। अब नेक्स्ट कौन सी है? बूढ़ी गंधक। बूढ़ी बूढ़ी गंधक। गंधक। शाबाश। फिर आई कोसी, सुन कोसी। कोसी, सुन कोसी। जस्ट अ मिनट यार। तरुण कोसी। वरुण कोसी। छोड़, कख नहीं आना। चलो एक बार हम कोई दूसरा पेज ऐसा देखते हैं जिसमें कम लिखो, फिर उसमें करना शुरू करते हैं वापस। तो दिख रहा है आपको? ये दिख रहा था, दिख रहा। दिख रहा है ना? गंधक तक, गंधक से आगे लिखते हैं ना। ये वाला से ऐड मिटाते हैं। देखो, गंधक के आगे कौन सी थी? गंधक। बूढ़ी गंधक। बूढ़ी गंधक। बूढ़ी गंधक। अब बूढ़ी गंधक के आगे कोसी, सुन कोसी, राम कोसी, वरुण कोसी। कोसी। सुन कोसी,
अरुण कोसी, अरुण कोसी, तैमूर सुन कोसी, सुन तैमूर कोसी, सुन कोसी। दूसरी कौन सी है? अरुण कोसी है, तैमूर कोसी, तिमूर कोसी। अरुण कोसी। और तैमूर लास्ट आगे आ कौन गया सी है? महानंदा। महानंदा, तैमूर महानंदा वेस्ट कोसी। बंगाल से हुई और है। लास्ट में कौन सी आ गई? महानंदा। महानंदा वेस्ट बंगाल से। महानंदा जो वेस्ट बंगाल में ऐड होती है। याद नहीं है। ठीक है, वो राइट बैंक कुछ याद नहीं। अब हम राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी की बात आती है। सबसे बढ़िया की जी यमुना। हाँ, एक मिनट मुझे दे दो। चलो, सबसे पहले कौन सी आ गई? यमुना, यमुना। यमुना। उसके बाद कौन सी है? सोन, शाबाश। उसके बाद है सन। सोन। और लास्ट कौन सी है? वो अपनी पुन पुन, पुन। पुन सन की कोई ट्रिब्यूटरी थी? सोन की, हाँ सोन की थी कि नहीं पता नहीं। ऐसी यार सोनी थी वो काली रहता है ये कोर्स में। रिहान तक कोई। ठीक है, हाँ, अब यमुना पे आ जाओ। यमुना की कौन कौन सी है? सीएसके तो नहीं यार। और CSB के, शाबाश शाबाश, CSK, बिल्कुल CSK है। CSB, CSK। सीएसबी के चंबल। चंबल, चंबल सिंध। सिंध। बेतवा, बेतवा कैन। बीच में बी भी आ जाता है, बेतवा। और लास्ट में कैन। ये 4 ट्रिब्यूटरी हैं इसकी यहाँ पे। ठीक है, अब बात आ जाती है चंबल की। ये चंबल है, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ मैं काली चंबल को। पार्वती दा। हाँ, चंबल की कौन सी है? मानस, काली पार्वती, बानस। मानस काली पार्वती। काली पार्वती, पार्वती। तो सिंधु सिंधु भी है। ठीक है, गंगा हो गया। बिल्कुल। चलें आगे नेक्स्ट वाले पे। मैं गंगा यमुना दो हो गए। गंगा यमुना दोनों हो गए। चलो, अब हम चलते हैं किसमें? इंदस, पीछे आप एक करता हूँ। चलो, अब हम किसमें देखते हैं? बोलो, इंडस करनी है, क्या करनी है? इंदस या ब्रह्मपुत्र, जो मर्जी करो। चलो, आपकी मर्जी है, अब जो आप बोलो मैं वही करता हूँ। इंदस करते, इंडस। ब्रह्मपुत्र मुश्किल है। ठीक है, इंडस ही करते हैं। दियांग दा दिहांग हो याद है जैसी ना। इंदस नहीं, लेफ्ट बैंक तो सारी पता है, राइट बैंक मुश्किल है वाली। चलो, इंडस इंडस से शुरू करो। कोई नहीं, इंडस करनी तीनों ही है, पर मैं आपको पहले ऑफर दे रहा हूँ। इंडस शुरू करते हैं। ये लो, ये सबसे पहले कौन सी होगी? खाराचू ग्लेशियर, हाँ, बोकार्चू ग्लेशियर, की खवाब, लाइन माउथ, क्या क्या बोलने में। बोकार्चू ग्लेशियर यहाँ से क्या निकली है? इंदस रिवर, इंडस। अब इसकी मानसरोवर, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? ये कौन से 2 रेंजेस के बीच से निकलती है? जांस्कर और लद्दाख। शाबाश। जांस्कर किस साइड और लद्दाख किस साइड है? जाकर वो थले है लद्दाख ऊपर है। शाबाश, याद रखना, भूलना मत। हाँ जांस्कर रिवर है। जांस्कर नीचे है और लद्दाख ऊपर है। अब बताओ, रिवर कौन कौन सी आएंगी? पहले राइट बैंक बोले लेफ्ट बैंक? जो मर्जी बोलो। बोलना राइट के ना हमारे लेकिन ना, याद नहीं है। जनाब रवि, सतलुज। नहीं नहीं नहीं, पहले आप राइट बोलो, लेफ्ट मत बोलो, राइट पहले बोलो राइट पहले। बोलो। राइट इंडस से पहले शुरू किया ना, इंडस को पहले पूरा करते हैं। शयोग, हम्म। शयोग और पहले शयोग। शियोक 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 हाँ शियोक रिवर। तो चलो, राइट, शियोक रिवर।
अब श्योक की 2 ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब बिल्कुल, अब श्योक के भी 2 हैं। गलवान द नुब्रा। बिल्कुल, गलवान और नुब्रा। बताओ मुझे, गलवान और नुब्रा कौन कौन सी है? लेफ्ट बैंक कौन सी है और राइट बैंक कौन सी है? लेफ्ट बैंक आई गलवान तो राइट बैंक नुब्रा। लेफ्ट बैंक कौन सी आ गई? लेफ्ट बैंक लेफ्ट बैंक कौन सी आ गई? पुट्ठा बोला रमन, लेफ्ट नुब्रा, राइट बैंक गलवान। नुब्रा और राइट बैंक कौन सी आ गई? नुब्रा ये उल्टा है ना यार। वही मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ। ना ना, लेफ्ट बैंक नुब्रा है, राइट बैंक गलवान। इस तरफ कौन सी है? गलवान। गलवान। ओके, ऊपर कौन सी है? नुब्रा। ठीक है, नेक्स्ट। गिलगिट। ठीक है, गिलगिट। ओके। गिलगिट की हुंजा। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट बैंक है राइट बैंक है? समझो। राइट बैंक। शाबाश। नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो मैं एग्जाम्पल हेल्प कर देता हूँ। 3 इकट्ठी हैं पाकिस्तान में। हिंट दे थोड़ा सा। कोई चीज अगर जल जाए तो उसमें क्या लगाते हैं? उसमें क्या जो जल जाए। हाँ। मरम। और टोची का कौन दे एक और यार मेरी याद नहीं आ रहा। टोची। चिड़ी गुंड से टोची। जरा मेरा ग्राइन साहब मेरी याद ही नहीं है। टोची हाँ अंकल। हाँ, गुड। एक एक यहाँ पे है। ये भी तेरा घर ही हो सकता है। ओए ओए ये टोची जरा सा ना ये अमन ना था। मेरा कोई और था मारो मेरी भूल गया। ये ले, एक पहला पहला वर्ड लिख दिया मैंने। कोरम करम कोरम के क्या नहीं नहीं खुरम 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 हाँ, खुर्रम। खुरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सी है? वरन। अरे मतलब इसके बाद कौन सी आ गई थी लेफ्ट बैंक में? लेफ्ट बैंक में सबसे पहले आप ये यहाँ पे ये भूल चुके हो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जंस्कार रिवर है। हाँ जानकारी 10 साल पहले यार। आया था, चलो कोई नहीं। अब बताओ यहाँ पे कौन सी रिवर स्टार्ट होने वाली है? जेलम। पहले आइए ना अपना नहीं में वाली माँ ये भी जेरी अपनी है ना जेलम। जिसमें ये बोले झेलम। ठीक है, झेलम। झेलम शुरू कहाँ से होती है? वेरी नाग। जेलम मनी वेरी नाग सुप्रीम। वेरी नाग स्प्रिंग। वेरीनाग से शुरू होती है। और कोई एक बीच लेक है जिसको कनेक्ट करती है। डल है कि बुलर है? वुलर लेक वुलर लेक हाँ, बुलर। वुलर लेक ना लगे इसी किशन गंगा लबनी हाँ, कौन सी रिवर? पुंछ किशन रिवर। गंगा नीलम रिवर नीलम कौन कौन सी, क्या बोलते हैं उसे? लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है? लेफ्ट बैंक राइट बैंक है पुंछ, लेफ्ट बैंक क्या क्या क्या, एक बार फिर सोच के बोलना। नीलम किशन। लेफ्ट बैंक है सर वो राइट बैंक है सॉरी नीलम राइट बैंक है। किशन गंगा राइट बैंक है, पुंछ लेफ्ट बैंक। किशन गंगा हाँ मैं तो राइट लेफ्ट बैंक है बैंक और पुंछ क्या लेफ्ट बैंक है? ठीक है, नेक्स्ट। बिल्कुल। चनाब। चनाब कहाँ से शुरू होता है? बुखारा चू ग्लेशियर। क्या बुखार चढ़ रही है? बुखारा चू इधर हाँ? बुखारा चू नहीं वे बारह लच्छा पास तेरा। बारह अच्छा बाल अच्छा पास से शुरू। चुनाव रम चनाब। ठीक है, अब नेक्स्ट। रोहतांग पास। हाँ, रोहतांग से कौन सी शुरू होती है? रवि। गुरु है गुरु रवि अप्रूव ब्यास नीचे से। रवि ऊपर से और ब्यास नीचे से। हम्म, चलो, रवि ऊपर से शुरू हुई जी। हम्म, और ब्यास कहाँ से शुरू हुई? नीचे से। लाल पास। रक्स- रक्षतल लेक ग्लेशियर। राकेश राकेश ताल राकेश ताल हाँ, राक्षस। और राकेश ताल ग्लेशियर कहाँ पर है? ये अपना इधर कोई ना याद तो आई पड़े हम तिब्बत। यहाँ पे एक पास है जहाँ से हमारी सतलज रिवर आती है।
उस पास का नाम बताओ जहाँ पे वो एंटर करती है इंडिया में। मेरी आवाज नहीं आई? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आई। क्या बोला? शिमला पास यार। शिप किला पे दसा लेना ठीक दसा यार बंदा शिपकिला पास, ठीक है। वो जो आगे किस एरिया में आके कनेक्ट होती है? अपना वेटलैंड बनना है यार एक उसमें हाँ, माया का वेटलैंड आईवा बनता है, बताइए नाम क्या वेटलैंड वेटलैंड का? बनना था उस माया पंजाबियां ने यार बड़ा कुछ है हरिके हरिके शाबाश, हरिके वेटलैंड हरिके वेटलैंड, हरिके पतल है माया पंजाबी हरिके वेटलैंड। और ये वेटलैंड क्या भी है? एक रामसर साइट भी है। एक रामसर साइड भी है और इंडिया में इस टाइम मोर देन 50 के ज़्यादा है, आई थिंक 55 के आसपास रामसर साइट्स है, ठीक है। रामसर होने क्या रामसर साइट्स होगी कि जहाँ पे क्या होते हैं, उनको लगता है प्रोटेक्शन की जरूरत है इस एरिया को, मतलब जहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। 70 बजी नहीं हूँ। कितनी पहुँच गई है? 70 नहीं यार, मैंने जब अभी एग्जाम दिया था तो लास्ट आई थिंक 55 के आसपास थी। 20 हो रहा है ना यार, 10 के 15 हो रहा है, पता नहीं। 110 में 20 हो रहा है, क्या अमाउंट यार, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई थी? इंडस हो गई। अब आप मुझे बताओगे आपको हमने कौन सी करनी है? ब्रह्मपुत्र। हेलो हेलो। नहीं मदिया नहीं बोलो जी कोई टेंशन नहीं कर ले संगे करनी चाहिए करनी है कोई हो रहा है क्या बीच? कौन है बे? कुछ नहीं आया नहीं जो बंदा कोई। कोई पता नहीं, मुझे तो आवाज समझ नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट हमने कौन सी करनी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। चलो शुरू करो, बताओ मुझे। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर हम्म। जी सर आ रही है आवाज हाँ ठीक है, ये पहले शुरुआत कहाँ से होगी, इंडिया में कहाँ से अंदर एंटर करेगी, बताओ। ये कहाँ, ये कौन सा एरिया है? बोलो। तिब्बत। तिब्बत में कौन सा एरिया है? तिब्बत प्लेटो तो है। नीचा बर्मा से enter करेगी। मानसरोवर लेक, मानसरोवर। ठीक है। ठीक है एंटर कहाँ से करेगी? फिर मानसरोवर नाम ले क्या बार बार हम्म। दिखाया नहीं था वैसे है तो इंदस जानी। ये भी सेम ही उसके आसपास से ही आती है। बैठे बैठे नामचा बरबा नाम की एक जगह, वहां से अंदर एक टर्न लेती है। यहाँ पे एक और पास है, उस कौन सा पास है जिस पास से वो अंदर एंटर होती है? चाइनीज भाषा को यूं सू योंग जय पास, योंग गया पास ठीक है। और इसको चाइना में क्या कहते हैं? संगपो। यार ये पति को तो चेम हम्म। लाश रहे। हम्म। चेम या समझ नहीं आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूँ चेम यंग डुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। चेंगमांग डोंग ग्लेशियर, हाँ वो भी लिखता है, जो मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ग्लेशियर का नाम ये है, मानसरोवर का ये लेक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मुझे बताओ कि आप क्या बताओगे सबसे पहले, इसकी लेफ्ट, लोहित। हाँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बताओगे? लोहित पहले मुझे बताओ कि ये एरिया कौन सा, राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक है? ये लेफ्ट। वो राइट है वो लेफ्ट है नहीं यार वो राइट ये है ये लेफ्ट है बोलो लेफ्ट ऊपर, ये राइट है राइट बैंक। हाँ और ये कौन सा है? लेफ्ट बैंक, लेफ्ट ओके। अब मुझे बताओ कि आप पहले राइट बैंक बताओगे लेफ्ट बैंक बताओगे? आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियर कोशिश करो। लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक, ओके, लेफ्ट बैंक की बताने वाले हो। पहली कौन सी है? दिहांग दिबांग लोहित। हाँ, दिहांग, दिबांग दिबांग, लोहित
शाबाश लोहित, धनश्री, शाबाश धनश्री धनश्री, कपिली, विशीली, कपिली, और कपिली, कपिली। विशीली के कपिली से कपिली शाबाश। अब हमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करनी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बताओ। पहले जी सुबह उठी सीरी, सुबनश्री, हाँ सुबनसिरी, शुभश्री, सुबनसिरी। नेक्स्ट कमैया, ग्योंग, 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 गुड कमैया, मॉर्निंग था ना, गुड ना कमेंग, कमेंग, कामेंग, कमिंग, हाँ कमिंग, काम करने के लिए बोलते हैं ना, कमिंग, गुड मॉर्निंग, कामेंग। आगे नेक्स्ट आलस, मानस, मानस, फिर संकोच भैया, शाबाश मानस। फिर क्या हो गया? संकोच रिवर। रेड पे, फिर हाँ संकोच रिवर के बाद कौन सी आई? रेड पे, हाँ रेडेक, रेड, रेडेक रिवर। ओके नेक्स्ट। खलजी, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना तो करना पड़ेगा। कलजेनी रिवर। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी थी, उसका नाम क्या था? तोरसा, तोरसा, हाँ तोरसा। तोरसा, नेक्स्ट नेक्स्ट तीस्ता शायद, लास्ट ईयर, इससे बीच कुछ और नहीं थी क्या? चलो थोड़ी हेल्प करता हूँ, जे से स्टार्ट होती है। जल डाका, हाँ जल ढाका। जल फिर कौन सी आती है? तीस्ता, तीस्ता। तीस्ता किस ग्लेशियर से निकलती है? ग्लेशियर से, जेमो ग्लेशियर से। न्यू ग्लेशियर, और इसकी ये एक ट्रिब्यूटरी भी, उसका नाम क्या है? वो नहीं पता यार, रंगीत। रंगीत, यहाँ से एक मणिपुर से एक और रिवर आती है, उसका नाम क्या है? कौन से? मणिपुर। बरक, बरक की बराक। रॉक, जब ये रिवर अंदर इधर एंटर होती है, उसका नाम क्या बन जाता है? मेघना, मेघना रिवर। जब ये ब्रह्मपुत्र एंटर होती है बांग्लादेश के अंदर, उसका नाम क्या हो जाता है? हाँ, क्या? जमुना, जमुना, यमुना। और जब गंगा यहाँ पे आती है, गंगा का नाम क्या होता है? पद्मा, पद्मा, पद्मा। और जब पद्मा और जमुना आके मिलती हैं मेघना के साथ, तो इनका नाम क्या हो जाता है? मेघना, मेघना, हाँ मेघना ही रहता है, मेघना ही रहता है। मेघना, ठीक है, ये हमारी होगी ब्रह्मपुत्र रिवर। हुगली रिवर की पेटा सारा कुछ रखूं, उगली नहीं कटे से, उगली या उगली, कोई उगली वही है, सेम है यार, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी थी। जहाँ पे तूने महानदी पड़ी थी, उसके आगे फराक्का बराज आता था। फराक्का बराज से क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही थी, उसे हम कहते हैं हुगली रिवर। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की लाइफ लाइन है, वेस्ट बंगाल से होकर निकलती है। तो अब चलते हैं हम कहाँ पे? नीचे पेनिनसुला रिवर हमने 2 पढ़ ली थी शायद, अभी पूरी कंप्लीट नहीं की है। ये है वो ओंग जोंग तेल, हाँ शाबाश। शिवनाथ हसदेव, और शिवनाथ, पहले मुझे रिवर बताओ, कौन सी रिवर कौन सी है? महानदी, महानदी, बिल्कुल महानदी रिवर है। चलो जोंग ओंग तेल, शाबाश, ये होगी महानदी। शिवनाथ हसदेव, चलो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हो जाती देखो शिवनाथ हसदेव मंडी, ये महानदी रिवर है। पहले मुझे बताओ, महानदी, गोदावरी, लेफ्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं, पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज बताओ। शिवनाथ हसदेव, शाबाश शिवनाथ, हसदेव, हसदेव, मांडरीब, मांड, मंद, ईब, टीप, तेल द ओंक द जोंक, तेल, ओंक, तेल, जोंक। ओंक जोंक, तो ठीक है, महानदी आपकी होगी। अब नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन गोदावरी, सी रिवर पड़ी थी आपने?
गोदावरी रिवर, चलो एमजी शाबाश। केसी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। गोदावरी के एमजी बारे में बताओ, केसी गोदावरी के बारे में मुझे बताओ। सब बड़ी रिवर है इन विचारा से। शाबाश। गोदावरी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। रिवर अब इसकी प्लेट्यू। अब इसकी मुझे बताओ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताओ। हम्म। लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक ऊपर से आएंगे ना। दूधवा, दूधना, 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 पूर्णा, 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 हाँ शाबाश। नेक्स्ट। प्राणहिता, हाँ बिल्कुल, प्राणहिता। प्राणहिता, प्राणहिता नहीं त्रैसियां। बिल्कुल, प्राणहिता की 3 थी। कौन कौन सी 3 थी? वेंगहिता नहीं। वेन गंगा, पेन गंगा तो वर्धा। हाँ, वेन गंगा, पेन गंगा, पैन गंगा, वर्धा। 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 नेक्स्ट कौन सी है? लास्ट तब ये साबरी सा कुछ याद करो याद करो। रमन करे मत। सबरी का राम मेला था, पता नहीं कैसा हो रहा। हाँ, इंद्रावती। ठीक है। इंद्रावती, इंद्रावती की एक ट्रिब्यूटरी और थी। उसका नाम था रंग, रंग, रंग था कोई माया। नरंग, रंग नहीं था यार, कलर था कोई माया। नरंगी। नारंगी। हम्म। अब लास्ट सबरी, कौन सी है? सबरी, शाबाश। सबरी, एक और था इसकी ट्रिब्यूटरी कुछ थी। बाली मेला, सबरी, बाली मेला। बाली मेला ये। इंद्रावती, नारंगी, बाली मेला, MELA। सबरी की है। अब यहाँ पे नीचे एक बताओ। और है वहाँ। किन्नर, हाँ, सोनी आगे। नहीं, मंजीर, किन्नर सानी। नेक्स्ट कौन सी है? मंजीर, क्या? मंजीर, सोचो सोचो। मंजीर यार, मिंजर ने। मंजीर नहीं होनी। मंजरा। मंजीर, आगे। बोलो बोलो बोलो। जल्दी बोलो। मंजीर, मंजीर हो गया ना, अब कितनी बार बोलोगे? मजमा, ये मंजीर था कि ये है? ये मंजीर है पहली वाली। पहली वाली। मंजीर, दूसरी। मजमा, मूला नहीं यार, मूला नहीं है, मजमा है ना कुछ। याद करो याद करो क्या था? प्रम्बा, चलो ठीक है, गोदावरी आपको कल करनी पड़ेगी जितनी बची है। ठीक है सर, बिल्कुल। थोड़ी रिवीजन करिए था जगह से। हाँ, और कल हमने पेनिनसुलर की भी हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, जो हमारी लास्ट में रहेगी है कृष्णा कावेरी रहेगी ना, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर आज के लिए आई थिंक काफ़ी है फिर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। ओके सर।